नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। दिवाली के बाद एक बार फिर प्रस्तुत हूँ मैं आप सबके सामने सारन गुरु की इस डिजिटल दुनिया के माध्यम से आप लोगों को इतिहास की सैर कराने के लिए। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ा था, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा था जो कि 1905 में हुई थी। इसके अलावा रूस में दो और क्रांतियां हुई थी 1917 में। एक फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और दूसरे को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर रूस में क्रांति हुई क्यों, क्या कारण था कि रूस के लोगों ने वहां जार के शासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और वहां पर एक नई व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। रूसी क्रांति के कारण, रूसी क्रांति या कोई भी क्रांति, कोई भी युद्ध जो होता है वो कभी भी किसी एक कारण से नहीं होता और ऐसा नहीं होता कि अचानक से वो क्रांति कोई फूट पड़ी। उसके बहुत सारे कारण होते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ साथ प्रबल होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि लोगों के मन में उस व्यवस्था को बदलने के लिए एक सोच इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग क्रांति कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रांति का मतलब केवल युद्ध नहीं होता है, क्रांति का मतलब केवल लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। क्रांति का मतलब एक बदलाव होता है जो कि व्यापक स्तर पर हुआ होता है। यही कारण है कि इंग्लैंड इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी जिसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ था, जिसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। वो भी एक क्रांति थी, वो भी एक बदलाव था। हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं, इसलिए ज्यादा डिटेल उसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। सीधे आते हैं हम लोग रूसी क्रांति के कारण पर। रूसी क्रांति के कारणों में पहला कारण जो हम देखते हैं वो है निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही। इस शब्द का मतलब क्या हुआ? निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई नियंत्रण ना हो। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में ये तो खैर आधुनिक काल की बात है, प्राचीन काल में भारत में ही नहीं विश्व के विभिन्न देशों में भी राजतंत्र हुआ करता था। धीरे धीरे समय के साथ राजतंत्र समाप्त हुआ और प्रजातंत्र या अन्य शासन पद्धतियां विकसित हुई। हम बात कर रहे हैं 1905 की, हम बात कर रहे हैं 1917 की क्रांति के समय। इस समय रूस में जो राजशाही थी, जो राजा का शासन था, वहां पर राजा को जार के नाम से जाना जाता था। वो राजा जो था वो निरंकुश था। किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ रोमनो वंश का शासन। इस समय जब हम 1905 से लेकर 1917 के पीरियड की बात कर रहे हैं, इस समय रूस में रोमनो वंश का शासन था। जो जार था जिसका नाम था निकोलस द्वितीय, वो रोमनो वंश से संबंधित था। यहाँ जार का नाम भी लिखा हुआ है निकोलस। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको मैं सुधार देता हूँ। ये निकोलस द्वितीय है, निकोलोव नहीं, निकोलस द्वितीय। यहाँ भी लिख देता हूँ साइड में, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय जो था वो जार के यानी राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था। ध्यान रखिएगा, ये जार ऐसे लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग होती है KZAR, के साइलेंट होता है। तो ये जार जो था निकोलस द्वितीय, वो राजा के दैवीय अधिकार में, दैवीय अधिकार कहने का मतलब हुआ कि राजा एक देवता के समान है, राजा ईश्वर के समान है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही उसकी प्रजा को करना होगा, वो जैसा बोलेगा उसी के हिसाब से कानून संचालित होंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि कानून के निर्माण में प्रजा की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होगी, जो राजा की मर्जी होगी वही कानून बनेगा। अगला कारण क्या था? किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति। किसान और मजदूरों की स्थिति दयनीय क्यों थी? इसके कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या क्या कारण थे? पहला है भूमि का अभाव। भूमि का अभाव कहने का मतलब हुआ कि यहाँ के जो किसान थे उनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं था।
जो भी जमीन हुआ करती थी वो सब राज्य की यानी राजा की मानी जाती थी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई अवधारणा यहाँ पर इस समय नहीं थी। और दूसरी चीज कि बहुत से किसान इतने अधिक गरीब थे कि वो भूमि खरीदने में भी सक्षम नहीं थे, तो दूसरे के जमीन पर या मुख्यतः राजा की जमीन पर खेती करते थे। दूसरा है करों का बोझ। टैक्स इन पर बहुत ज्यादा लादे गए थे और इन टैक्स का उपयोग उनके लिए ना करके राजा के भोग विलास के लिए किया जाता था, यानी जार जबरदस्ती इनसे कर वसूलता था और उस कर का जनता को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता था। जनता के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया जाता था और सारा धन जो था वो उड़ा दिया जाता था जार की विलासिता पर। आगे है अत्यंत कम मजदूरी। किसान या मजदूरों को, खास करके फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, इतनी कम मजदूरी कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी, माने रोटी कपड़ा और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होते थे। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जब 1905 की क्रांति पढ़ी थी तब हम लोगों ने पढ़ा था कि मजदूरों ने हड़ताल किया, श्रमिकों ने हड़ताल किया और वे लोग रोटी दो के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर गए थे। रोटी दो के नारे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि उनकी आमदनी इतनी कम थी कि वे लोग अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने में भी सक्षम नहीं थे। अगला कारण क्या था? कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। जनता के पास कोई अधिकार नहीं था, ना तो उनको वोट देने का अधिकार था क्योंकि वहां पर राजतंत्र था, तो सरकार चुनी नहीं जाती थी, वहां का शासक जो था वो चुना नहीं जाता था, वंशानुगत शासन था। दूसरा, उनके पास कोई संसद नहीं थी, यानी कि जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से अपनी मांग को, अपनी जरूरतों को वो लोग राजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। अगला कारण क्या था, देखते हैं। औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण में क्या समस्या थी? औद्योगिक पूंजी का अभाव था। इस समय रूस जो था विश्व युद्धों में व्यस्त हो गया। 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था और इस दौरान जब रूस उसमें व्यस्त हो गया तो उसके पास सरकारी पूंजी बहुत कम या नाम मात्र की कहें तो राष्ट्रीय पूंजी बची हुई थी, क्योंकि सारा धन युद्ध में खर्च हो रहा था। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास अपनी पूंजी नहीं होगी और खर्च हमारे ज्यादा होंगे तो हमें ऋण लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। यही स्थिति रूस की भी थी। रूस यहाँ पर विदेशी ऋण की अधिकता यानी विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। केंद्रीकृत उद्योग। केंद्रीकृत उद्योग का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर उद्योग तो शुरू किए गए थे, कारखाने थोड़े बहुत लगाए गए थे, लेकिन वो कुछ विशेष क्षेत्रों में ही केंद्रित रह गए। 1905 की क्रांति के बाद जो कुछ सुधार किए गए थे या फरवरी क्रांति के बाद भी जो कुछ सुधार किए गए थे, उनमें उद्योग किस कुछ विशेष क्षेत्रों में ही केंद्रीकृत रह गए। अब केवल कुछ चीजों का उत्पादन किया जाए तो उससे जनता की सभी मांगे पूरी नहीं की जा सकती है। मान लीजिए यहाँ पर इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिजिटल बोर्ड की जरूरत है, पेन की जरूरत है, लाइट्स की जरूरत है, कैमरा की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर उद्योग लगाया जाए, केवल बोर्ड ही बनाने वाला उद्योग लगा दिया जाए, पेन बनाने वाला उद्योग नहीं लगाया जाए, तो इस पर लिखने के लिए मैं किस चीज का प्रयोग करूंगा? अगर कैमरा बनाने का कोई उद्योग ही नहीं हो, कैमरा ही नहीं बनाया जाए, वैसी स्थिति में मैं अपना संदेश आप लोगों तक, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से कुछ ही क्षेत्रों में उद्योग केंद्रीकृत होने की वजह से जनता के पास उनकी जरूरत की वस्तुएं नहीं पहुंच पाती थी। अब आवश्यकता है वस्तुओं की और हमारे देश में उत्पादन नहीं होगा तो हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। दूसरे देशों से जब हम चीजें खरीदेंगे तो उनकी शर्तों के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा और उनकी तय की गई कीमत पर लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो सामान्य चीजें भी है जो हमारे लिए अति आवश्यक है, उस पर भी विदेशों पर निर्भर रहने से हमें काफी आर्थिक नुकसान होता है। यही स्थिति यहाँ इस समय रूस की थी। फिर है किसानों व मजदूरों की, एक मिनट, ये पिछली वाली स्लाइड आ गई है, इसको मैं सही कर देता हूं। रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति क्या थी? रूसी भाषा और संस्कृति थोपने का प्रयास। यहाँ का जो जार था निकोलस द्वितीय, वो चाह रहा था कि देश में जितने भी लोग रहते हैं वो रूसी भाषा ही बोले, रूसी रहन सहन को ही अपनाए, रूसी संस्कृति के हिसाब से ही चलें।
तो वो जबरन कोशिश कर रहा था उनके लिए ऐसा करने का। लेकिन रूस में केवल रूसी समुदाय के लोग नहीं थे, बल्कि वहां पर फिन यानी फिनलैंड के निवासी, पोल यानी कि पोलैंड के निवासी, जर्मन यानी जर्मनी के निवासी, यहूदी इत्यादि अन्य जातियां भी थीं। तो अब इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि ये लोगों की अपनी बोली थी, फिनलैंड के लोगों की, पोलैंड के लोगों की, जर्मनी के लोगों की, इनकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, और ये लोग उसको छोड़ के रूसी भाषा और संस्कृति अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। ध्यान रखिएगा, भाषा और संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है व्यक्तित्व के योगदान में या व्यक्ति के विकास में। आप लोग को पता होना चाहिए कि 1971 में जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई, उसके पीछे भी बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ, उसकी स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान से उसको अलग करने के लिए, उसमें मुख्य रूप से भाषा और संस्कृति ही कारण थे। इस समय क्या हो रहा था? क्योंकि बांग्लादेश जो है उस समय पूर्वी बंगाल के नाम से या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां पर बंगाली भाषा की और बंगाली संस्कृति की बहुलता है, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान या वर्तमान पाकिस्तान जो है वहां उर्दू बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। पश्चिमी पाकिस्तान इसको थोपने का प्रयास कर रहा था पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, जिसका बहुत ही कड़ाई से विरोध किया था पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के निवासियों ने, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान का नाम सबसे आगे आता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जब फिनलैंड, पोलैंड, जर्मन यहूदी ये सब निवासी जो रहते थे रूस में, इन पर रूसी भाषा थोपने का प्रयास किया गया, रूसी संस्कृति थोपने का प्रयास किया गया। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने जार का बहुत ज्यादा प्रबल विरोध किया। अगला है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। कौन कौन सी विदेशी घटना है? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध जो था 1853 से 56 में चला था, और रूस जापान युद्ध जो कि 1904 और 5 में चला था। क्रीमिया के युद्ध में रूस इसके पहले एक महाशक्ति माना जाता था, लेकिन इस युद्ध में तुर्की और उसके अन्य सहयोगी राष्ट्रों ने मिलकर बहुत बुरी तरह से पराजित किया था रूस को। रूस जापान युद्ध में भी मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग 1905 की क्रांति पढ़ रहे थे, तो 1905 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो रूस जापान युद्ध ही था। रूस जापान युद्ध में जब हारे हुए रूसी सैनिक वापस आते हैं अपने देश में, तो ये रूस की बुरी स्थिति को और राजा की कमजोरी को उजागर कर देते हैं, जिससे 1905 की क्रांति भड़क जाती है। आगे देखते हैं बुद्धिजीवियों का योगदान। बुद्धिजीवी मतलब हो गया, कह सकते हैं हम एक तरह से ज्ञानी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग या शिक्षाविद जो थे, जानकार लोग थे। कौन कौन से? नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नाम। लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, तुर्गनेव, कार्ल मार्क्स, ये सब चिंतक थे, विचारक थे। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। इन सब ने देश को कैसे बेहतर बनाया जा सके और समाजवाद के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें कही थी। इस चीज को रूस के लोगों ने अपनाया। रूस के लोग काफी प्रभावित हुए इस विचारधारा से, और उन्होंने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। प्लेखानोव द्वारा, जो भी मैं मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लेखानोव द्वारा 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन, एक राजनीतिक दल बनाया जाता है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल बनाया जाता है। किसके द्वारा? प्लेखानोव द्वारा। ये घटना होती है 1858 में। इसने क्या किया कि देश में जारशाही को समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया, और कहा जाता है कि प्लेखानोव जो था ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने रूस में जारशाही को समाप्त करने की बात कही थी। और 1901 में किसका गठन होता है? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का। इसने समाजवाद को, ये प्रेरित थी मार्क्स के विचारों से, कार्ल मार्क्स के, और इसने समाज में समाजवाद द्वारा रिवोल्यूशन यानी क्रांति लाने का प्रयास किया। ये भी एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दल ही था, लेकिन इसने जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाने का काम किया, और समाजवाद के माध्यम से किस तरह से देश में तरक्की लाई जा सकती है इसके बारे में लोगों को समझाएं। तात्कालिक कारण क्या था? ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रांति, कोई भी युद्ध होता है तो उसमें एक तात्कालिक कारण होता है, जिसके तुरंत बाद से युद्ध की या क्रांति की शुरुआत हो गई हो।
ये सारे कारण तो योगदान दे ही रहे थे, 5-6 कारण इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़े, लेकिन ये कारण जो था सबसे इम्पोर्टेंट था। सबसे इम्पोर्टेंट इस सेंस में कहा जा सकता है कि इसके तुरंत बाद क्रांति प्रारंभ हो गई। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध मैंने बताया कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और जार निकोलस द्वितीय ने युद्ध में भाग ले लिया मित्र राष्ट्रों की तरफ से। हालांकि कोई कारण नहीं था रूस के पास भाग लेने का, ये युद्ध चल तो रहा था मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में। मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन वगैरह शामिल थे, उनके तरफ से रूस ने युद्ध में भाग ले लिया, ब्रिटेन फ्रांस वगैरह की तरफ से। कारण कुछ नहीं था, बस इतना सा था कि निकोलस द्वितीय चाह रहा था कि रूस की जो जनता है वो देश की आंतरिक समस्याओं को भूल जाए, इस बाहरी समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करे। मित्र राष्ट्रों की तरफ से रूस ने भाग लिया, और अच्छे हथियारों और रसद का अभाव। रसद का मतलब होता है भोजन, खान पान की सामग्री कह सकते हैं। तो न तो इस समय रूस के पास बहुत बेहतर हथियार थे और न ही सैनिकों के पास पर्याप्त भोजन था। इस कारण से रूस की हो जाती है हार, और जब हार होती है रूस की, इतना बड़ा देश होते हुए भी, तो बड़े पैमाने पर काफी ज्यादा बेइज्जती यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय की होती है। और क्या है? जारीना और रासपुतीन का षड्यंत्र। रासपुतीन और जारीना, जारीना का मतलब हो गया जार की पत्नी। ये कोई नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है। जार जो है वो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और जारीना जैसे राजा और रानी होते हैं, वैसे ही रूस में जार और जारीना हुआ करते थे। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन एक पादरी था। कहा जाता है कि रूस की जो रानी थी उसका यह गुरु था, और रूस को माने कि रूसी शासन को अपनी मर्जी से ये चलाने का प्रयास कर रहा था। अब रूस, चूंकि राजा जो था वो युद्ध में भाग लेने चला गया, राजमहल हो गया खाली, तो शासन का दायित्व मिल गया जारीना पर। जारीना जो थी वो रासपुतीन के प्रभाव में थी। ऐसा भी कहीं कहीं पुस्तकों में देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच कुछ आपसी संबंध थे। खैर, क्या था क्या नहीं इसके बारे में विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इतना जानने की आवश्यकता है कि रासपुतीन नामक जो पादरी था, जो रूस की रानी का गुरु था, इसने काफी साजिशें की, केवल इसलिए कि वो रूस की गद्दी पर अपना प्रभाव जमा सके, और इस वजह से जनता सीधे तौर पर जारीना के विरुद्ध हो गई, यहाँ के शासकों के विरुद्ध हो गई। आगे है फरवरी क्रांति की घटनाएं। मैंने बताया था कि 2 क्रांतियां बाद में भी हुई 1905 की क्रांति के बाद। एक थी 1905 की क्रांति जो कि पहले हम लोगों ने पढ़ ली है, और 1917 में 2 क्रांति होती है, एक फरवरी की क्रांति और दूसरी अक्टूबर की क्रांति। फरवरी की क्रांति में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। फरवरी की क्रांति कब हो रही है? 7 मार्च या 22 फरवरी 1917 को। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि इस समय तक रूस में चलाया जाता था जूलियन कैलेंडर, और जूलियन कैलेंडर जो है वो हमारे वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। इस कारण से जब रूस में 22 फरवरी हो रहा था जूलियन कैलेंडर के अनुसार, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे बढ़ चुका था और उसमें 7 मार्च की तिथि आ चुकी थी। क्योंकि रूस में पुराना कैलेंडर इस्तेमाल होता था, तो हम रूस के हिसाब से ही इसको फरवरी क्रांति कहते हैं, मार्च की क्रांति इसको नहीं कहेंगे। और अगर डेट पूछता है कि कब हुई थी ये क्रांति, तो हम 22 फरवरी को ही चुनेंगे, 7 मार्च को नहीं चुनेंगे। अगर 22 फरवरी ऑप्शन में नहीं है तभी हम 7 मार्च को चुनेंगे। तो पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड एक शहर है जिसका वर्तमान नाम लेनिनग्राड है। यहाँ पर किसान मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बड़े पैमाने पर वहां के किसान और मजदूरों ने फैक्ट्री में हड़ताल कर दी, और ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए। 8 मार्च को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 8 मार्च 1917 की ही घटना है, वो कपड़ा मिल की महिलाओं की हड़ताल। 8 मार्च 1917 को कपड़ा मिल में काम करने वाली महिलाएं जो होती हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर जाती हैं और विरोध प्रदर्शन करती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को 8 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च की ही तारीख क्यों चुनी गई थी, इसके पीछे यही कारण है। 8 मार्च 1917 को रूस में कपड़ा मिल की महिलाओं ने जो अपने अधिकारों के लिए व्यापक प्रदर्शन किया था, इसी कारण से इसी तिथि को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। आप लोगों को बताना है कि यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ये आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे। आगे क्या हुआ, लाल झंडों द्वारा विरोध प्रदर्शन। विरोध करने के लिए लाल झंडों का प्रयोग किया गया। और ध्यान रखिएगा, अभी भी लाल झंडा जो होता है वो खतरे का या क्रांति का या विरोध का। विरोध के लिए तो अब जनरली लोग काले कपड़ों का या काले झंडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रांति के लिए और खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लोगों ने लाल झंडे का प्रयोग किया विरोध प्रदर्शन के लिए, और यही लाल रंग आगे जाकर साम्यवाद का प्रतीक बनता है। और वहां की प्रो ब्राजेंस्की रेजिमेंट ने विरोध कर दिया। सेना की एक टुकड़ी थी, जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो जार ने आदेश दिया सेना की टुकड़ी को कि उन लोगों पर गोलियां चलाई जाए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो इसी को कहते हैं प्रो ब्राजेंस्की रेजिमेंट का विरोध। अब फरवरी क्रांति के क्या परिणाम हुए, 27 फरवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी और नए कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च 1917 को जारशाही का अंत हो गया। यानी कि यहाँ जार की सत्ता, निकोलस द्वितीय की सत्ता समाप्त हो गई। और क्योंकि ये जार जो था निकोलस द्वितीय, ये रोमनोव वंश का था, तो ये भी कहा जा सकता है कि रोमनोव वंश की सत्ता का अंत हो गया। यहाँ लिख देता हूं मैं, रोमनोव वंश की सत्ता का अंत। यहाँ लोबोव होगा। लोबोव के नेतृत्व में असफल बुर्जुआ सरकार का गठन। लोबोव नाम का एक व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में बुर्जुआ, बुर्जुआ का मतलब हो गया मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास की सरकार बनी। इसके पहले जो थी वो एलिट क्लास की सरकार थी, यानी कुलीन तंत्र था रूस में। यहाँ पर लोबोव के नेतृत्व में मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास की सरकार बनती है, लेकिन वो असफल हो जाती है क्योंकि उसके द्वारा किए गए सुधार पर्याप्त नहीं होते हैं। उसके बाद से केरेंस्की के नेतृत्व में, ये नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, केरेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादी सरकार बनती है। उदार समाजवादी यानी सोशलिस्ट सरकार की शुरुआत यहाँ केरेंस्की द्वारा की जाती है। और ये उदार तो थी, लेकिन पूरी तरह से ये भी सफल नहीं हो पाई। इसके द्वारा किए गए सुधारों को भी जनता ने अपने हित में नहीं माना, क्योंकि कहने के लिए तो ये उदार थी, लेकिन मुख्य रूप से इसने देश के विकास के लिए उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का साथ दिया था। इस वजह से सर्वहारा वर्ग ने यानी किसान मजदूर ने वर्ग ने इसका प्रबल विद्रोह किया। यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्शेविकों का विद्रोह। बोल्शेविक कौन थे, जो साम्यवादी दल था, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो दो हिस्सों में टूट गई थी। कौन कौन से हिस्सों में, बोल्शेविक और मेनशेविक। साम्यवादी दल जो था वो विभाजित हो गया दो हिस्सों में, एक था बोल्शेविक और दूसरा था मेनशेविक। ये दो बोल्शेविक कौन थे, ये बहुमत वाला दल था, यानी ज्यादा लोग इस मत को मानते थे, और ये सर्वहारा वर्ग के समर्थक थे। सर्वहारा का मतलब हो गया किसान मजदूर आदि, यानी समाज के सबसे निचले तबके के इस लोग। और मेनशेविक जो थे वो अल्पमत वाले थे, यानी कम लोग इनके समर्थक थे। ये बुर्जुआ वर्ग के समर्थक थे। बुर्जुआ वर्ग मैंने अभी बताया मध्यम वर्ग। बुर्जुआ वर्ग के समर्थक क्यों थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था
कि समाज में बदलाव के लिए, चूंकि किसान और मजदूर अभी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उत्पादन को बढ़ाने में उनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं हो सकता है। जबकि मेंशेविक जो बोल्शेविक जो बहुमत वाले थे, इनका मानना था कि समाज में तभी बदलाव लाया जा सकता है जब समाज के सबसे निचले तबके में स्थित लोगों के, सबसे निचले पायदान के लोगों को ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो इसलिए बोल्शेविकों ने सर्वहारा वर्ग या किसान मजदूर वर्ग का समर्थन किया था। और इन्हीं बोल्शेविकों के नेतृत्व में होती है अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविकों ने किया था। वही बोल्शेविक जो बहुमत वाले थे और सर्वहारा वर्ग के समर्थक थे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा था बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। अतः अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो व्यापक बदलाव रूस में आया वो बोल्शेविक क्रांति के बाद ही आया। तो अगर अलग से नहीं लिखा हुआ है, कुछ अलग से कुछ नहीं दिया है, तो जब भी हम रूसी क्रांति की बात करेंगे तो अक्टूबर 1917 की, या कहें कि नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति की ही चर्चा कर रहे हैं, जब तक 1905 की क्रांति या 1917 की फरवरी क्रांति अलग से न बताया गया। आगे देखते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, कारण क्या था? मुख्य इसका कारण था लेनिन का उदय। लेनिन कौन था? लेनिन जो था ये रूस का एक नेता था। 1905 की क्रांति के समय इसको देश से निकाल दिया गया था और ये जाकर स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब इसको पता चला कि 1917 की क्रांति हो रही है, फरवरी क्रांति, तो उस दौरान ये वापस अपने देश में आता है और साम्यवादी दल के सहयोग से देश में बदलाव लाने का, क्रांति लाने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में जब केरेंस्की सरकार बनती है, तो केरेंस्की सरकार का विरोध करने वाला, मेंशेविक सरकार का विरोध करने वाला सबसे प्रबल विरोधी, सबसे प्रमुख विरोधी लेनिन ही था। चित्र दिखा देता हूं मैं, देखिए वहां चित्र लगा हुआ है लेनिन का। यही थे लेनिन महोदय, जिनके विचारों के हिसाब से साम्यवाद की विचारधारा आज भी संचालित होती है। वापस आते हैं हम लोग अक्टूबर 1917 की क्रांति पर। लेनिन का उदय। लेनिन जो करता है, अप्रैल थीसिस की घोषणा करता है। अप्रैल थीसिस क्या था? ये साम्यवादी दल का घोषणा पत्र था, यानी कि कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत किस तरह से देश में बदलाव लाया जा सकता है, इसी विचारधारा को, उन्हीं नीतियों को अप्रैल थीसिस में घोषित किया गया था। जैसे कि देश में चुनाव होते हैं तो अलग अलग पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं और बताती हैं कि वो क्या क्या करेंगे। अभी बिहार चुनाव के मद्देनजर आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रत्याशी जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से खड़े हैं, घोषणा कर रहे होंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र के बदलाव के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही अप्रैल थीसिस के माध्यम से लेनिन ने घोषणा की कि साम्यवाद को अपनाकर किस तरह से रूस में बदलाव लाया जाएगा। और उसने एक नारा दिया। कौन सा नारा? भूमि, शांति और रोटी। भूमि क्यों? समाज के जो गरीब तबके थे उन सबको, भूमिहीन लोग जो थे, राज्य से छीनकर, यानी कि जार जो भूमि का सारा नियंत्रण रखता था, भूमि पर अपना अधिकार रखता था, वो सब छीनकर जनता में भूमि को बांट दिया जाएगा। साथ में शांति। इस समय तक इतने ज्यादा युद्ध हो रहे थे वैश्विक स्तर पर कि जनता थक चुकी थी युद्धों से। तो उसने कहा कि देश में शांति की स्थापना की जाएगी और युद्ध से कोशिश किया जाएगा कि ये रूस जो है बचा रहे, और साथ में रोटी, यानी सबको पर्याप्त भोजन की उपलब्धता कराई जाएगी। फिर सेना और जनता उसके साथ हो जाती है। अप्रैल थीसिस की घोषणा और भूमि, शांति और रोटी की जब बात की जाती है, ध्यान रखिएगा ये अप्रैल थीसिस जो मुख्यतः था साम्यवाद का घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर ही आधारित था, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने।
सेना और जनता ने सहयोग दिया और केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। मैंने बताया था कि लोबोव सरकार के बाद से उदार समाजवादी सरकार बनी थी केरेंस्की के नेतृत्व में, लेकिन बोल्शेविकों ने सेना और जनता के सहयोग थे। ऐसा नहीं कि केवल एक राजनीतिक दल है, उसको सेना का भी सहयोग प्राप्त हुआ और जनता का भी सहयोग प्राप्त हुआ देश में बदलाव लाने के लिए। और पुराने कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर, नए कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर 1917 को सभी सरकारी भवनों पर जनता ने कब्जा कर लिया। बोल्शेविक, ये गलत यहां पर हो गया है, बोल्शेविकों द्वारा सत्ता का अधिग्रहण होता है, जिसका अध्यक्ष बनाया जाता है लेनिन को और विदेश मंत्री बनाया जाता है ट्रोट्स्की को। और विश्व में प्रथम बार सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक किसान आदि के हाथों में शासन की बागडोर आती है। यानी कि अगर प्रश्न आए कि विश्व में सर्वप्रथम कहां पर किसानों का या मजदूरों का या सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हुआ, तो उत्तर हो जाएगा रूस में। और किसके नेतृत्व में? तो लेनिन के नेतृत्व में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने के लिए। आगे देखते हैं लेनिन का योगदान। लेनिन ने रूस के लिए क्या क्या किया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, ये लेनिन महोदय है, इनका चित्र है। सबसे पहले लेनिन क्या करता है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क एक जगह का नाम है। ये संधि किसके किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के। रूस और जर्मनी के बीच ये संधि क्यों हुई? लेनिन ने वादा किया था शांति का, और प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग करने के लिए इसने जर्मनी जो कि धुरी राष्ट्रों में शामिल था, उससे एक संधि की और प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। इसने वादा किया कि रूस के बहुत सारे क्षेत्र जो है वो जर्मनी को दे दिए जाए। हालांकि इस कारण से आलोचना भी की जाती है लेनिन को कि उसने देश की संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा और देश के कई हिस्सों को जर्मनी को सौंप दिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर युद्ध से रूस की जो संभावित हार थी, जो संभावित विनाश था, उससे बचने के लिए रूस ने अपना थोड़ा सा भूभाग खोकर और बहुत बड़े नुकसान से खुद को बचा लिया। इसके बाद लाल सेना और चेका का गठन होता है। ध्यान रखिएगा, लाल सेना क्या थी? ये विदेशी खतरे से निपटने के लिए थी। चेका जो था ये गुप्त पुलिस दल था, या कहें कि गुप्तचरों का एक दल था जो कि राज्य के भीतर कहने से मतलब कि रूस के भीतर जो लेनिन के विरोधी थे या कहे कि साम्यवाद के विरोधी थे, उन लोगों को चुन चुन कर पकड़ने का काम करता था ये चेका नामक गुप्त पुलिस दल। और लाल सेना क्या थी? ये विदेश मंत्री जो ट्रोट्स्की था उसके नियंत्रण में थी, विदेशी खतरों से निपटने के लिए। लाल सेना ने अमेरिका, जापान या इस तरह के अन्य देशों से जिनसे रूस की लड़ाई चल रही थी, उनसे रूस को सुरक्षित रखने में बहुत मजबूत भूमिका निभाई। एक और काम करता है लेनिन, सोवियत संघ का गठन 1918 ईस्वी में करता है। सोवियत संघ क्या था? जैसे कि हमारे देश में सबसे निचले स्तर पर, शासन के सबसे निचले स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है, वैसे ही लेनिन ने रूस में सोवियतों का गठन किया था। पंचायतों की जगह सोवियत। कार्य लगभग मिला जुला कर एक ही जैसा था। और इसके साथ ही अलग अलग राष्ट्र जो थे, जो रूसी संस्कृति से जुड़े हुए थे, रूसी भाषा से जुड़े हुए थे, उनको मिलाकर एक बहुत बड़े संघ का निर्माण किया गया, जिसको सोवियत संघ या यूएसएसआर कहा गया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस करने से मतलब कि भारत की कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस करने से यहाँ मतलब है जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, वैसे यहाँ पर कांग्रेस का गठन किया गया और वो प्रतिनिधियों की एक सभा थी, इसीलिए कहा गया प्रतिनिधि सरकार। इसके पहले जब जारशाही थी रूस में, तो उस समय जनता का कोई भी प्रतिनिधि शासन में भाग नहीं लेता था।
राजा अपनी मर्जी से अपने मंत्रियों को नियुक्त करता था। लेकिन अब प्रतिनिधि सरकार बन गई, जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए फैसला करने लगे। साथ में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी उत्पादक श्रमिकों को मताधिकार दिया गया। जो भी श्रमिक वहां पर उत्पादन का कार्य करने में लगे थे, खाली जो बैठे थे उनको नहीं, जो देश के लिए कुछ लाभकारी काम कर रहे थे उन सबको उसने मताधिकार दिया। और ध्यान रखिएगा, भारत में भी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही मताधिकार है। बस ये उत्पादक श्रमिक वाली कंडीशन भारत में नहीं है। भारत में जो कोई भी भारतीय 18 साल से अधिक उम्र का है उसको अनुमति है वोट देने की। यहाँ पर इस समय रूस में केवल उत्पादक श्रमिकों को ही अनुमति थी। आगे क्या किया? उत्पादन पर निजी स्वामित्व की समाप्ति। इसके पहले एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था कायम थी रूस में, लेकिन लेनिन ने मार्क्स के नक्शे कदम पर चलते हुए निजी संपत्ति के जो अधिकार होता है उसको पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की। इसने कहा कि जो भी संपत्ति होगी, जो भी उत्पादन के साधन होंगे उस पर राज्य का स्वामित्व होगा, और सरकारी स्वामित्व होने के चलते जनता को सब कुछ बराबर मात्रा में दिया जा सकेगा। उत्पादन को और श्रम को बराबर बराबर विभाजित किया जा सकेगा जनता के बीच। भूमि का पुनर्वितरण। भूमि का पुनर्वितरण का क्या मतलब? इसके पहले जो संपत्ति वाले लोग थे, पूंजीपति थे, उद्योगपति थे या अमीर वर्ग थे, उनके पास ही भूमि अधिक थी, जबकि समाज के निचले पायदान पर स्थित गरीब तबकों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, जो कि वास्तविक रूप से उत्पादन में सक्रिय भागीदारी निभाते थे, उनके पास जमीन नहीं थी। लेनिन ने क्या किया? अमीरों से अतिरिक्त जमीन ले ली, छीन ली और उसको गरीब किसानों में बांट दिया। ध्यान रखिएगा, भारत में भी एक बार ऐसा किया गया था 1940 के दशक में, जिसे जाना जाता है भूदान आंदोलन के नाम से, जिसे शुरू किया था विनोबा भावे जी। यहाँ पर लोगों से जबरदस्ती जमीन तो नहीं छीनी गई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, जो भी भूमिपति थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि गरीब लोगों को थोड़ी थोड़ी भूमि दान में दे दें, यानी अपनी भूमि वो लोग रख सकते हैं, उनके पास आवश्यकता से अधिक जो भूमि है उसको दान कर दें गरीबों को। ये जबरदस्ती नहीं हुआ था विनोबा भावे के आंदोलन के दौरान, लेकिन यहाँ लेनिन ने यहाँ पर ये कार्य जबरदस्ती किया था। जो भी ज्यादा भूमि वाले उनके पास कुछ जमीन छोड़कर बाकी जमीन छीन ली गई और उसे गरीबों को सौंप दिया गया। आगे क्या होता है? बोल्शेविक दल में परिवर्तन आता है। बोल्शेविक दल में क्या परिवर्तन आता है? यहाँ पर पूरी तरह से ये समाजवाद का साथ नहीं देकर अब साम्यवाद के समर्थक बन जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि साम्यवाद जो होता है वो थोड़ा सा उग्र रूप होता है समाजवाद का। तो ये परिवर्तन आए और इसके साथ ही इसने अपनी बुराई करने वाला या एक तरह से कहें साम्यवाद की बुराई करने वाले जो भी नेता थे दल में उन सबको समाप्त कर दिया। और पहले ही बताया कि चेका द्वारा अपने विरोधियों को चुन चुनकर सजा देने का कार्य लेनिन द्वारा किया गया था। फिर इसने लागू किया युद्धकालीन साम्यवाद। साम्यवाद तो हम लोगों ने समझा है, युद्धकालीन साम्यवाद का क्या मतलब हो गया? युद्ध के दौरान देश में आपात स्थिति होती है। अब ऐसी स्थिति में जनता के हिसाब से या जनता के प्रतिनिधियों के हिसाब से अगर डिसीजन लिया जाए तो डिसीजन मेकिंग में काफी समय लग सकता है और देश को काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। युद्ध काल के दौरान या ऐसी आपात स्थिति जब आ जाती है तो जनता के कुछ अधिकारों को कर्टेल करके उसमें थोड़ी सी कटौती की जाती है और सरकार को मजबूत बनाया जाता है ताकि सरकार महत्वपूर्ण निर्णय जल्द से जल्द ले सके। तो इसी युद्धकालीन साम्यवाद को लागू करते हुए लेनिन ने सरकार को मजबूत बनाया। नई आर्थिक नीति की घोषणा। नई आर्थिक नीति क्या थी इसके बारे में हम लोग को आगे देखना है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य था लेनिन का। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लेनिन की नई आर्थिक नीति के बारे में। तब तक के लिए अगर कोई भी प्रश्न आप लोग के पास है तो हमारे टेलीग्राम चैनल history@saran-guru पर आप भेज सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।